हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बीपीएससी 4.0 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करने जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट लेसन है वो है भौगोलिक खोजें, जो कि एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। और इस लेसन से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो टीआरई 1 हो, 2 हो या 3 हो। तो आज हम लोग इसका फर्स्ट लेसन देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड की पुस्तक है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि भौगोलिक खोजें किस प्रकार हुई। विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके कहने का अर्थ क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में युगांतकारी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो खोजें हुई हैं मध्य युग के अंतिम चरण से ही प्रारंभ हो गई थी। कहने का अर्थ है कि ये जो खोज हैं ये मध्य युग, जो कि 1750 बीसी के आसपास से देखा जाता है, तो इस समय के लास्ट टाइम से ही ये खोजें आरंभ हो चुकी थी। इस कार्य में यूरोप के देशों में ने अग्रणी भूमिका निभाई, यानी कि यूरोप का जो देश था उन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका निभाई। और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो चुका था। यानी कि ये जो भौगोलिक खोजें हो रही थी इसके वजह से जो यूरोप का वर्चस्व था पूरे वर्ल्ड में स्थापित हो चुका था। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाला देश स्पेन और पुर्तगाल था। यानी जो भौगोलिक खोजें हुई थी इन खोजों को किसने स्टार्ट किया था, तो स्पेन और पुर्तगाल ने। और बाद में जो है समस्त यूरोप जो है पूरे वर्ल्ड पे जो यूरोप का कब्जा हो गया था। इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे ये लोग पिछड़ते चले गए, स्पेन और पुर्तगाल। नए देशों जैसे कि इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। ठीक है, यानी कि सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल ने स्टार्ट किया। बाद में इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये जो देश थे ये पूरे वर्ल्ड में जो है अपना झंडा गाड़ चुके थे। और यूरोप के देश इसमें अग्रणी भूमिका निभाने लगे थे। आगे चलते हैं। विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। यानी कि वर्ल्ड में जो है स्टार्टिंग में जितनी भी सभ्यताएं थी उनका व्यापार और वाणिज्य होता था, उनमें संपर्क भी था, लेकिन एक निश्चित मार्ग के माध्यम से ही होता था। आगे देखते हैं। परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। यानी कि अलग अलग उपमहाद्वीप में देखते हैं कि वे लोग तो रहते थे लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से। यानी कि अमेरिका अफ्रीका से कनेक्टेड नहीं था, अफ्रीका अमेरिका से, ऐसे ही एशिया और ऑस्ट्रेलिया भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत से होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। यानी कि 13वीं शताब्दी में भारत से होकर के चीन तक की यात्रा विवरणों का हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं मिला था। आगे देखते हैं। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो इससे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पुर्तगाली यात्री जो मार्को पोलो था, यानी कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, तो ये था पुर्तगाल का यात्री। आगे देखते हैं। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में कहाँ कहाँ का वर्णन किया है, तो विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का और चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का। और यह बीपीएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है। आगे हम लोग चलते हैं कि अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर के नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है कि किस महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है, तो ये है अटलांटिक महासागर। आगे 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम यानी कि आधुनिक इजराइल में पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत
मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा। यानी कि कहाँ पर 11वीं शताब्दी में कहाँ पर धर्म युद्ध हुआ, तो जेरूसलम, जिसे आधुनिक इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, उसी इजराइल की ये बात कर रहे हैं। तो इजराइल में जो है धर्म युद्ध हुआ और यहाँ पे जो है अरब जो हैं पराजित हुए और सामंती गौरव के मिथ्या अभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा। ठीक है, धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए और इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि भी तैयार की। तो यूरोप में जो है इसी कारणवश पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई और ये लोग चाहने लगे यूरोप वाले कि दुनिया के हर एक पहलू को समझा जाए। आगे देखते हैं मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। तो किसने किया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य युग में किसने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया, तो अरब और उसके बाद तुर्कों ने। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के बीच व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। तो यूरोप और एशिया के बीच में 15वीं शताब्दी में किसके माध्यम से होता था, किस मार्ग से के माध्यम से व्यापार होता था, तो कुस्तुनतुनिया के मार्ग से व्यापार होता था। परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा। परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा। यानी कहने का अर्थ है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया और इससे जो है यूरोप व्यापारी जो थे कुस्तुनतुनिया के मार्ग से व्यापार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। यानी कि ये जो कुस्तुनतुनिया का मार्ग था, इस पर तुर्की का आधिपत्य हो गया और तुर्कियों ने जो है क्या किया कि इस मार्ग पर ढेर सारे टैक्स लगा दिए और इसके वजह से यूरोपियनों के लिए एक नए मार्ग को ढूंढना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा, नौसेना के विकास को आसान कर दिया। इस समय में जो है बहुत ढेर सारे समुद्री यात्राएं हुई, नए आविष्कार हुए और नौसेना का विकास हुआ। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा, तो अरबों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति के जगह खाचा पद्धति का विकास हुआ। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि इटली, स्पेन और पुर्तगाल के नव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति के जगह पे किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो खाचा पद्धति का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का भी इसी समय आविष्कार हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। आगे हम लोग देखते हैं। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब, अक्षांश जानने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। ये क्वेश्चन आई थिंक इसी बार बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है कि एस्ट्रोलोब क्या होता है, तो अक्षांश जानने का उपकरण है। पुर्तगालियों में एक नई किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल बनाए गए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कैरावल क्या है, तो यह एक हल्का और तेज चलने वाला जहाज है। इसका आविष्कार किसने किया, तो पुर्तगालियों ने किया। आगे चलते हैं। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपियन नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे और इतने ढेर सारे जो हैं खोज हो चुके थे। तो यूरोप के जो नाविक थे अटलांटिक और भूमध्य सागर में अपने अपने जहाज़ को लेकर के खोज की तरफ चल पड़े कि विश्व के जितने भी देश हैं कैसे हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए। इस क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए
दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरिप जिसे केप ऑफ गुड होप तक केप ऑफ गुड होप जाना जाता है तक पहुंच गया। अब देख लेते हैं हम लोग। ये आपका हो गया अफ्रीका और ये हो गया इंडिया और ये है यूरोप। तो यूरोप में यहाँ पे है पुर्तगाल और पुर्तगाल से जो है 1488 ईस्वी में जो बार्थलोमियो डियाज था ये अफ्रीका के यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, इसको ही बोलते हैं उत्मासा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप या फिर तूफानी अंतरिप, यहाँ तक आया। कौन आया? तो बार्थलोमियो डियाज आया। ठीक है, कहाँ पे? अफ्रीका के पश्चिमी तट पे। आगे देखते हैं कि इसने ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछता है कि किसने 1488 ईस्वी में उत्मासा अंतरिप या फिर केप ऑफ गुड होप की खोज की? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्थलोमियो डियाज। कब की? तो 1488 में की। आगे देखते हैं 1492 में। कब? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। अब यहाँ पे जो है यहाँ के जो नाविक थे पुर्तगाल के या फिर यूरोप के, तो यहाँ पे जो राजा वगैरह थे पुर्तगाल स्पेन के, तो यहाँ के जो राजा थे वे बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे नाविकों को कि जा कर के आप देश दुनिया की खोज कीजिए। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो जो है 1492 में चला और उसने क्या किया कि वो खोज करना चाह रहा था भारत का, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में चला गया। उसे पता था कि दुनिया गोल है और हम यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो जा करके हम एक ही जगह पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो उसने पूरब की जगह पर उसने पश्चिम चला गया और वो पश्चिम में जा कर के अमेरिका की खोज कर दी उसने। तो 1492 में किसने अमेरिका की खोज की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का जो एक साहसी नाविक था वास्को डी गामा उत्मासा अंतरिप होते हुए भारत के मालामार तट केरल के कालीकट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरीन द्वारा उसका स्वागत किया गया। आइए देखते हैं। अब ये जो है उत्मासा अंतरिप था यहाँ का, ये अफ्रीका है और ये भारत हुआ। ठीक है, हालांकि मैप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप लोग समझ जाएंगे। तो इसने जो है यहाँ से तो आया यहाँ तक उत्मासा अंतरिप तक और यहाँ से जो है केरल के मालाबार तट तक ये पहुँच गया। और केरल के मालाबार तट में जो है ये जमोरीन एक टाइटल है, किसी राजा का नाम नहीं है, जैसे कि सम्राट, उसी टाइप से ये जमोरीन है। ठीक है, जमोरीन द्वारा इसका बहुत ही अच्छे से भव्य स्वागत किया गया। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। यानी कि यहाँ पर गुजरात के एक नाविक थे अब्दुल मजीद, ये गए थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर इनकी भेंट जो है वास्को डी गामा से हुई और वास्को डी गामा ने कहा कि हमें भारत जाना है, तो उन्होंने कहा चलिए मेरे साथ, और ये जो ले करके गए और यहाँ पे केरल के मालाबार तट पे ये पहुँच गए। ठीक है, इसी के सहयोग से उसे भारत आने का एक सीधा मार्ग मिल गया। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में बेचा गया। यानी कि जब वास्को डी गामा यूरोप गया भारत से सामान लेकर के, तो उसे 26 गुना मुनाफा पर बाजार में बेचा। ठीक है, अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी। अमेरिका जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से, जिस 1492 में कोलंबस ने प्राप्त किया था। ठीक है, यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा। यानी कि कोलंबस मैंने जैसे कहा कि कोलंबस जो है वो खोज कर रहा था भारत का, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में जाने की वजह से वो अमेरिका पहुंच गया, तो उसने इसका नाम नई दुनिया दे दिया। ठीक है, और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। यहाँ के लोग जो हैं उनको जो है रेड इंडियन इसने कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पूची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक उपमहाद्वीप बताया।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है कि अमेरिका का नाम अमेरिका किसने दिया। तो अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे दिया जाता है और ये कहाँ का नाविक था, तो ये स्पेन का नाविक था। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है। 1519 ईस्वी में मैगलेन ने पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाया, जहाज से लगाया, और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि किसने पूरी दुनिया का एक चक्कर जहाज से लगाया, तो मैगलेन ने लगाया। कब लगाया, तो 1519 ईस्वी में लगाया। और मैगलेन की यात्रा से किस धारणा की पुष्टि हुई, तो यह धारणा की पुष्टि हुई कि सभी समुद्र जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ, ये भारत हो गया, और भारत के यहाँ पे एक ऐसा देश है ये ऑस्ट्रेलिया, और यहीं पे है न्यूजीलैंड छोटा सा। तो इन दोनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की कैप्टन कुक। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया। ठीक है। तो न्यू फाउंडलैंड भी इधर ही साइड में है। इसका जो है किसने खोज किया, तो सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर एवं स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, और इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पुर्तगाल के जो नाविक थे, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, स्पेन की महारानी इसाबेला जो थी, ये यूरोपीय देश के शासक थे जिन्होंने भौगोलिक खोजे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि कब तक पूरे जो है समस्त दुनिया की जानकारी पूरे यूरोप को हो चुकी थी, कब तक, तो 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब है कि 1520 से लेकर के 30-40 तक। ठीक है। आप 16वीं शताब्दी को देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे कि 16वीं शताब्दी, ऐसा नहीं, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, बट इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि 2000। ठीक है ना। आगे नई दुनिया, अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। तो अमेरिका का जो महाद्वीप है उसे क्या कहा गया, तो नई दुनिया कहा गया, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी हमें नहीं थी कि अमेरिका भी कोई एक देश है। आगे ये मैप दिया हुआ है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे।